everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Dr. Ananya Dixit, your biology educator और हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 13 आवर एनवायरनमेंट, जो कि हमने पूरा चैप्टर डिटेल में देख चुका है। हमने एमसीक्यूज भी देख लिया, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, इंटेक्स क्वेश्चंस, ये सब हमने देख चुका है। अब बात करते हैं हम लॉन्ग आंसर्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। Will the impact of removing all the organisms in a trophic level will be different for different trophic level? तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्वेश्चन ये किया गया है कि अगर किसी ट्रॉपिक लेवल के हम सारे ऑर्गेनिजम्स को उड़ा दें, मतलब रिमूव कर दें, तो ये जो रिमूविंग ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो हर ट्रॉपिक लेवल का जो इम्पैक्ट है, जो कॉन्सिक्वेंसेस है, वो क्या अलग होगा? हाँ भाई, अलग होगा। हर एक ट्रॉपिक लेवल की खासियत है और उनके जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। Okay, can the organism of any tropic level will be removed without causing any damage to the ecosystem? तो ये दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम ऑर्गेनिजम्स को, किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को अगर हम रिमूव कर दें तो क्या इकोसिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। Yes, the impact of removing all the organism in a trophic level will be different for different tropic levels. ओके तो जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हर ट्रॉपिक लेवल के अलग होंगे अगर उनके ऑर्गेनिजम्स को हमने रिमूव कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ऑन रिमूविंग प्रोड्यूसर्स, herbivores would not be able to survive or they would migrate and ecosystem would collapse. ओके अब इधर क्या बोला गया है कि अगर हमने प्रोड्यूसर्स को रिमूव कर दिया तो हर्बीवोर्स का क्या खाएंगे बेचारे? जब हमने प्लांट्स को रिमूव कर दिया तो हर्बीवोर्स क्या खाएंगे? उनको खाने को कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हर्बीवोर्स क्या हो जाएंगे? वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और वो दूसरे इकोसिस्टम में माइग्रेट करेंगे, जो जिनके लिए क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, और वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा। ओके If herbivores are removed, producers would grow unchecked and carnivores would not get food. Okay? अगर हमने herbivores को अलग कर दिया, रिमूव कर दिया, तो क्या होगा? जो producers हैं वो plenty में हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, है ना? क्योंकि उनको खाने के लिए तो कोई है नहीं। और जो कार्निवोर्स हैं, जो हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं, तो कार्निवोर्स को उनका खाना ही नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। अब कार्निवोर्स जाके प्लांट्स तो खाएंगे नहीं क्योंकि वो कार्निवोर्स हैं। If carnivores are removed, अगर हम कार्निवोर्स को हटा देते हैं तो क्या होगा? हर्बीवोर्स बहुत सारे बढ़ जाएंगे और प्लांट्स नहीं बचेंगे। Herbivores will increase this to unsustainable level and could destroy the producers. Okay, plants ही नहीं बचेंगे। If decomposers are removed, the dead animals would pile up, due to which the environment would become polluted. अगर हम decomposers को हटा देते हैं तो dead animals, plants बढ़ते ही जाएंगे, accumulate होते जाएंगे और हमारा environment pollute हो जाएगा और हमारे पास तो space भी नहीं रहेगा रहने के लिए, new organisms के लिए। Okay? In addition to this, if dead animals will not decompose, the recycling of nutrient in the soil will be stopped and its fertility will be reduced. हमें पता है decomposers जो हैं एक तो dead animals को break down करते हैं, है ना, उन पे act करते हैं, और अगर dead में act करके वो क्या करते हैं कि जो भी nutrients उसमें present हैं उनको वापस recycle करके environment में पहुंचा देते हैं। बट अब वो नहीं होगा, तो एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, जिसके कारण फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट द ग्रीन कवर ऑफ द अर्थ विल बी लॉस। ऑफ फर्टिलिटी कम हुई तो प्लांट्स, फर्टिलिटी किसकी कम होगी? सॉइल की। तो सॉइल में क्या उगता है? पेड़ उगता है, तो पेड़ नहीं उग पाएंगे, पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो अर्थ जो इतनी प्यारी, इतनी सुंदर है, ग्रीन कलर की है, वो नहीं दिखेगी। Thus, to maintain the balance of the ecosystem, the presence of organism is necessary at each tropic level. Okay? Ecosystem को balance करने के लिए, इसलिए उसको बैलेंस रखने के लिए हर ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स का होना ज़रूरी है। हम किसी भी ट्रॉपिक लेवल से ऑर्गेनिज्म को नहीं हटा सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain the phenomenon of biological magnification. How does it affect organism belonging to different tropic level, particularly the tertiary consumers? हमें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बताना है कि ऑर्गेनिजम्स को कैसे अफेक्ट करती है, हर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को ये कैसे अफेक्ट करती है वो हमें बताना है, और जो टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं उन पे क्या इफेक्ट होता है वो हमें स्पेशली अलग से बताना है। ओके, तो
The process in which harmful chemicals enter a food chain and get accumulated progressively at each tropic level is called biological magnification. क्या होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? ये होता है कि जब कभी भी हार्मफुल केमिकल्स हायर ऑर्गेनिजम्स में जो ट्रॉपिक लेवल के टॉप मोस्ट होते हैं उनमें एक्यूमुलेट हो जाता है। अब ये जो क्या है केमिकल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये डिग्रेड नहीं हो पाता। ओके, ये बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। अब केमिकल्स कौन से हो गए? जैसे हो गया पेस्टिसाइड्स, DDT। ओके, तो ये पेस्टिसाइड्स कैसे ह्यूमन बॉडी तक पहुंचता है? ये DDT केमिकल जो है वो ह्यूमंस तक कैसे पहुंचता है? टर्शरी कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है? तो क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो DDT स्प्रे करते हैं प्लांट्स पे ताकि कीड़े मकोड़े ना हो, बीमारियों से बचा सकें। अब ये जो DDT है वो सॉइल के साथ, वाटर के साथ सॉइल में अब्जॉर्ब हो जाती है या फिर वो वाटर बॉडीज में जाके मिल जाती है। ओके, तो अब जब सॉइल में आ चुका है DDT, तो जैसे ही प्लांट्स वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब करते हैं वैसे ही जो ये केमिकल है वो भी अब्सॉर्ब हो जाता है वाटर के साथ। तो अब कहाँ आ गया ये DDT केमिकल्स? ये केमिकल्स आ गए हैं प्लांट्स में। अब प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे हर्बीवोर्स, तो हर्बीवोर्स में भी ये केमिकल्स आ गए। हर्बीवोर्स को कंज्यूम करेंगे कार्निवोर्स, कार्निवोर्स में भी आ गए। तो ऐसे करते करते अब प्लांट्स में जितना DDT है उससे डबल DDT किस में होगा? उससे डबल होगा हर्बीवोर्स में। हर्बीवोर्स को जो कंज्यूम कर रहे हैं उसमें और ज़्यादा होगा, कार्निवोर्स को जो कंज्यूम कर रहे हैं उनमें और ज़्यादा होगा। तो ऐसे हर ट्रॉपिक लेवल में इसका जो एक्यूमुलेशन है केमिकल्स का वो बढ़ता जाता है और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, इसका हायर कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलता है जो टॉप मोस्ट एनिमल्स होते हैं ना ट्रॉपिक लेवल के, उनमें, टर्शरी कंज्यूमर्स में। ओके, harmful and toxic chemicals enter our bodies when they are added to soil and water. हार्मफुल टॉक्सिन्स केमिकल्स जो है वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं जब वो सॉइल और वाटर में मिल जाते हैं। Use of pesticides to protect the food crops from diseases and pests and chemical waste of factory are dumped in open or disposed of into water. या तो क्या बात हो गई, क्रॉप्स में हमने डाल दिए, या फिर जो केमिकल वेस्ट फैक्ट्री से निकल रहा है उसको कहाँ डंप कर दिया हमने डंप कर दिया रिवर में या फिर ऐसी खुले में, ठीक है, मिट्टी में हमने उसको डंप कर दिया। तो इस कारण से ये कहाँ आ जाते हैं? हमारे फूड चेन में आ जाते हैं। दीज केमिकल आर वॉश डाउन इनटू द सॉइल, कहाँ चले गए ये? सॉइल में, एंड अल्टीमेटली टू वाटर टेबल। ओके, सॉइल में अब्सॉर्ब हो गए और वाटर टेबल में चले गए। वाटर टेबल का मतलब होता है कि हमें पता है कि अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट है, तो जिस एरिया में, जिस डेप्थ में वाटर प्रेजेंट है बहुत सारा, उसको हम वाटर टेबल बोलते हैं। और गेट अब्सॉर्ब्ड और टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर एंड मिनरल्स एंड इन दिस वे हार्मफुल केमिकल्स एंटर इन द फूड चेन। मैंने बताया ना कि सॉइल से वाटर मिनरल्स अब्सॉर्ब करते हैं प्लांट्स और इसी टाइम जब वाटर मिनरल्स के साथ ये केमिकल्स भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। The quantity of these harmful chemicals increases with the increase in tropic level. तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे ये केमिकल्स का, हार्मफुल केमिकल्स की क्वांटिटी, कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाएगा। Because these substances are not degradable. ये क्या है? ये डिग्रेड नहीं हो सकते। Man is at the top of the food chain, so concentration is maximum in human beings. Human beings टॉप पे हैं, फूड चेन के टॉप पे हैं, ट्रॉपिक लेवल के टॉप पे हैं, तो ह्यूमंस में हमें सबसे ज़्यादा केमिकल्स का कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। ओके, Thus, accumulation of DDT has been maximum in man as DDT used to destroy pests. Okay? वही बात सेम लिखी है कि DDT जो है वो पेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए होती है और सबसे ज़्यादा हमें किस में देखने को मिलेगा? मैन में। DDT is accumulated in the following ways in the food chain. ओके, ऐसे फॉलोइंग वेज से ही DDT जो है फूड चेन में आ सकती है। कैसे आ सकती है? दिस इज द रीजन वाई आवर फूड ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड इवन मीट कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू। ओके, चाहे हम प्लांट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, मीट खाएं, सब में DDT प्रेजेंट है। ओके, सब में DDT प्रेजेंट है। मीट खाएंगे तो वो क्या होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स जो प्लांट्स फीड करते हैं ना, तो अब उनमें आ गया, उनसे हम में आ गया। So the highest tropic level at the extreme right of food chain has the maximum concentration of harmful chemicals in a food chain. सेम बात वही लिखी है कि जो टॉप मोस्ट लेवल पे होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें ये केमिकल्स हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके,
क्वेश्चन थर्ड, डिफाइन एन इकोसिस्टम, ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। हमें क्या बताना है, हमें इकोसिस्टम की डेफिनेशन बतानी है और ब्लॉक डायग्राम बताना है जिस भी इकोसिस्टम में कैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ओके, तो इकोसिस्टम क्या है, एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। हमारे सराउंडिंग में बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों ही प्रेजेंट है मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इकोसिस्टम हमें बताता है कि कौन किससे इंटरैक्ट कर रहा है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से और नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं वो हमें बताता है इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। क्या है ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट जहां पे लिविंग बींग्स रहते हैं, ओके, जहां पे लाइफ अवेलेबल है। इट कंप्रोमाइजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। ये क्या होता है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट होता है। दैट इंटरैक्ट बाय मीन्स ऑफ फूड चेन्स एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ओके, कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ये फूड चेन के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं, जिसके कारण रिजल्टिंग इन एनर्जी फ्लो, बायोटिक डाइवर्सिटी एंड मटेरियल साइक्लिंग टू फॉर्म सेल्फ सपोर्ट सिस्टम। ओके, एनर्जी का फ्लो होता है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो बनी रहती है, मटेरियल जो है वो साइकल्ड होते हैं, वापस मटेरियल जो है मतलब घूमते रहते हैं एक से पास दूसरा। कैसे कि हमने न्यूट्रिशन लिया, फिर वो ट्रॉपिक लेवल तक ऊपर गया, फिर कोई मर गया तो डिकम्पोजर ने वापस वो जो ऑर्गेनिज्म में जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, वो कहाँ ले आए वापस, उसको रिसाइकल करके वापस अवेलेबल बना दिया एनवायरनमेंट में। ओके, और इस तरीके से हम ये इकोसिस्टम जो है हमें सपोर्ट देता रहता है। नाउ अब हमें क्या बताना है, फ्लो चार्ट। ग्रीन प्लांट्स, अब ये फ्लो चार्ट है। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन द अर्थ टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स पे जितनी भी सनलाइट पड़ती है वो उसका सिर्फ 1% एनर्जी ही अब्सॉर्ब कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, अ पार्ट ऑफ दिस ट्रैप्ड एनर्जी इज यूज्ड बाय प्लांट्स इन परफॉर्मिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड सम एनर्जी इज रिलीज्ड एज हीट इन द एटमॉस्फेयर। अब जो 1% है ना, उससे 90% जो है वो प्लांट्स यूज करके लूज कर देती है। ठीक है, एनर्जी लॉस हो जाती है। 10% एनर्जी जो है वो ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल में पहुंचती है, मतलब किसके पास पहुंचती है, प्राइमरी कंज्यूमर के पास। ओके, द रिमेनिंग एनर्जी इज केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लांट्स एज अ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स। व्हेन दीज ग्रीन प्लांट्स आर ईटन अप बाय हर्बिवोर्स, द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट्स इज ट्रांसफर्ड टू दीज एनिमल्स। ओके, तो प्लांट जो है ये केमिकल, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में और उसको स्टोर करके रखती है। अब जब हर्बिवोर्स इनको खाते हैं तो वो यही स्टोर एनर्जी को यूज करते हैं। ओके, तो ये स्टोर्ड एनर्जी अब किस में आ गई, ये आ गई हर्बिवोर्स में। These animals utilize some of this energy of metabolic activities and some energy is released as heat while the remaining energy is stored in their body। अब क्या होता है, 90% फिर से इन्होंने कुछ 90% का यूज करा, कुछ 90% इन्होंने हीट के एज अ हीट इन्होंने क्या करा, लॉस कर दिया एनर्जी। अब 10% एनर्जी ही जो है इनके पास अवेलेबल है ताकि वो 10% एनर्जी दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक ट्रांसफर हो सके। दिस प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज रिपीटेड टिल टॉप कार्निवोर्स। ओके, तो ऐसे एनर्जी जो है वो टॉप कार्निवोर्स तक ट्रांसफर होती है। कैसी, 90% लॉस हो जाएगी, 10% से क्या दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाएगी, फिर उस 10% में से भी 90% लॉस हो जाएगी और 10% जो है वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल के लिए अवेलेबल होगी। तो इसको हम बोलते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं, 10% लॉ ऑफ एनर्जी। In an ecosystem, transfer of energy follows 10% law, that is only 10% of the energy is transferred to each tropic level from the lower tropic level. Okay, lower tropic level से हमेशा 10% एनर्जी जो है वो ही ट्रांसफर होती है, बाकी 90% क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है एनवायरनमेंट में। Nearly 90% of energy is lost when it moves from one tropic level to the next। सही बात है। The given block diagram shows unidirectional flow of energy at different tropic level in a ecosystem। Okay,
तो ये ब्लॉक क्या है, ब्लॉक डायग्राम दिया है, इसमें ये पता चलता है कि 90% जो है वो लॉस हो जाती है, 10% ही दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक पहुंचती है। ओके, तो यही हमें दिया है। और जो एनर्जी है वो यूनि डायरेक्शनल होती है, मतलब प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स में जाएगी, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, कार्निवोर्स से लार्ज कार्निवोर्स। ऐसा तो होगा नहीं कि ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है, अभी नीचे तो आएगी नहीं। ऐसा हो सकता है कि हॉक को स्नेक खा ले, स्नेक को रैबिट खा ले, और रैबिट को पेड़ खा ले, तो पेड़ के पास वापस एनर्जी आ गई। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होता है, हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, why is government of India imposing a ban on the use of polythene bags? जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो पॉलिथीन बैग्स क्यों नहीं यूज करने देना चाहती, क्यों बैन लगा रही है उस पे? सजेस्ट टू अल्टरनेटिव to these bags and explain how these ban is likely to improve the environment. Okay, Government of India imposing a ban on the use of polythene bags because these are non biodegradable. ये degradable है, substances which are not acted upon by the microbes. Okay, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलीथीन्स को बैन कर दिया है इसलिए क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि माइक्रोब्स इस पे एक्ट करके इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, डिग्रेड नहीं कर सकते। ओके, तो अब ये डिग्रेड नहीं हो सकते हैं तो ये एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, जिसके कारण हमारे इकोसिस्टम को हार्म कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। So they cannot be decomposed and therefore persist in the environment for a long time, thereby causing harm to the ecosystem. Okay? अब क्या alternate methods हैं, alternative options हैं इसके? तो the alternative options such as cotton और jute bags are biodegradable. Cotton bags आप यूज करते हो, jute bags आप यूज कर सकते हो जो कि biodegradable है. Similarly, paper bags can also be used. और हम पेपर बैग्स भी जो है वो यूज कर सकते हैं। Now, next question. Question number 5. We often observe domestic waste decomposing in the by-lanes of residential colonies. अब हम हमेशा देखते हैं कि जो डोमेस्टिक वेस्ट है, मतलब जो घर से निकला हुआ वेस्ट है, गार्बेज है, वो कहाँ डिकम्पोज होता रहता है? जो बाय लेन्स होती है, रेसिडेंशियल कॉलोनीज की जो लेन्स होती है, उधर पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, हम वहीं पे डिकम्पोज कर देते हैं। सजेस्ट वेज टू मेक द रेसिडेंट्स रियलाइज दैट द इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ देयर वेस्ट इज हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। अब हमें ये बताना है, रेसिडेंट्स को रियलाइज करवाना है कि आप ऐसे जो डंप कर रहे हो, जो इम्प्रॉपर वेस्ट गार्बेजेस का आप क्या कर रहे हो, गार्बेज का क्या कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है और हमारे लिए भी हार्मफुल है। तो हम ये कैसे अवेयर उनको करवा सकते हैं? Some of the ways to make people realize that the improper disposal of waste is harmful to the environment includes making people aware of negative impacts of waste disposal. Okay? हमें लोगों को अवेयर करवाना है, जागरूकता फैलानी है, उनको जागरूक करवाना है कि आप ऐसे जो वेस्ट डिस्पोज कर रहे हो उसके कारण बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर सकती हैं। They can be made aware by हम ऐसे अवेयर करवा सकते हैं। कंडक्टिंग सेमिनार्स अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द वेस्ट ऑन एनवायरनमेंट। ओके, हम सेमिनार्स कंडक्ट कर सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि अगर आप ऐसे वेस्ट डिस्पोज करोगे तो एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा। यूसेज ऑफ पैम्पलेट्स एंड पोस्टर्स फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। हम पैम्पलेट्स और पोस्टर बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि अगर आपने वेस्ट डिस्पोज कर दिया, अब उधर कितने सारी क्या हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, इंसेक्ट्स, पेस्ट, रोडेंट सब वहीं पे जाके रहेंगे और उससे बीमारियां फैल सकती हैं। तो ऐसे हम पोस्टर्स बना के यूज कर सकते हैं। Forming an eco club in the society for spreading awareness about the ill effects of waste on the surrounding such as। अब हम इको क्लब बना सकते हैं सोसाइटी में, जिसके चलते हम अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे कि क्या इल इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं वेस्ट के हमारे सराउंडिंग में। अगर हमारे सराउंडिंग में हमने वेस्ट डिस्पोज करा है तो उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं वो हम बता सकते हैं। सम ऑफ द वेज टू मेक पीपल improper disposal of waste will release harmful gases in the environment that make it unclean and unhygienic for the living organism. Okay? तो ये जो improper disposal of waste है, मतलब हम वेस्ट को
अजीब अलग तरीके से डिस्पोज करें, इम्प्रॉपर वे है, वो क्या करता है, वो क्या कर सकता है, हार्मफुल गैसेस उससे रिलीज हो सकती हैं जो अनक्लीन होंगी, एयर हमारी क्या हो जाएगी, अनक्लीन हो जाएगी, और ये इन्वायरमेंट जो है अनहाइजेनिक हो जाएगा। The waste will flow to water bodies along with rainwater and becomes a threat to aquatic life and pollute the water bodies. अब बारिश हो रही है तो बारिश के पानी के साथ ये वेस्ट भी फ्लो होगा, फ्लो होके कहाँ पहुंचेगा, रिवर बॉडीज में पहुंचेगा, वाटर बॉडीज में पहुंचेगा, रिवर बॉडीज नहीं, वाटर बॉडीज तक पहुंचेगा, और वाटर बॉडीज में जो प्रेजेंट एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, जो भी जानवर हैं, उनको ये हार्म करेगा, और जो पानी है, वाटर बॉडीज है, वो क्या होंगी, पोल्यूट होंगी। It provides space for breeding of the mosquitoes and which results in spread of malaria, filariasis, dengue, etc. Okay? और ये जो है वेस्ट, ये ब्रीडिंग हब बन जाता है हाउस फ्लाइज का, मॉस्किटोज का, और किसका, इंसेक्ट्स का, है ना। तो इसके कारण बीमारियां फैल सकती हैं। कौन सी बीमारियां होगी, मलेरिया हो गया, फिलारियासिस हो गया, डेंगू हो गया, ये सब मच्छर के काटने से होती हैं। Hazardous chemical from waste get into the soil and can harm the plants when they take up the contamination through their roots. This will affect the health of other animals and humans and will have negative impact on environment. अब ये बात हो रही है biological magnification की। उसमें क्या होता है कि जो hazardous chemical फूड चेन में आ जाता है। कैसे आ जाता है, केमिकल्स कहाँ है, सॉइल में है, वाटर में है, प्लांट्स ने सॉइल से रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब किया, तो जब ये वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब करते हैं तो साथ में क्या आ जाता है, यही केमिकल्स भी अब्सॉर्ब हो जाते हैं। अब ये प्लांट्स में केमिकल्स आ चुके हैं तो क्या प्लांट्स को कौन खा रहा है, एनिमल्स और ह्यूमंस। तो एनिमल्स और ह्यूमंस में ये केमिकल्स आ जाते हैं, एंटर कर जाते हैं थ्रू प्लांट्स, थ्रू एनिमल्स, जिसके कारण इसका जो एक्यूमुलेशन है केमिकल्स का, वो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा तो वैसे वैसे ये एक्यूमुलेशन, इसका कंसंट्रेशन भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके तो यहाँ पे जो है हमारा कंप्लीट होता है क्या, लॉन्ग आंसर्स आवर एनवायरनमेंट चैप्टर 13 के। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहां पे आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेईई, नीट, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।